सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके पहले क्या उसकी पृष्ठभूमि थी और क्या रीजन थे बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें कि हमने देखा था कि मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के स्थान पे रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि शिफ्टिंग ऑफ पावर देखने को मिलता है फ्रांस में। यानी कि 1774 में लुईस 16 क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। उसके बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपका 1789 में यानी 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट वहां पर मिलिट्री जो डिक्टेटर था फ्रांस की कमांड को जो है कमांडिंग करता हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद वो 1804 में अपना सिविल कोड लॉन्च करता है और उस सिविल कोड के माध्यम से कुछ रिफॉर्म्स को भी करता है। उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के माध्यम से लोग पूरे ऑल ओवर द यूरोप में देखने शुरू कर दिए। लोगों ने उसका वेलकम भी किया, लेकिन साथ ही साथ ये जो इंथुजियाज्म था टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, ये भी हमें देखने को मिला। फिर हमने देखा कि 1815 यानी कि नेपोलियन 1804 में एम्परर ऑफ फ्रांस बना और पूरे ऑल ओवर द यूरोप को कन्क्वायर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कुछ मामला जो है कुछ ही दिनों तक चला, लगभग 11 ईयर्स तक, 11 सालों तक। और 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में यानी कि प्रैब कंट्री के द्वारा जिसको हम बोलते हैं प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये जो कंजर्वेटिव रिजीम है, कंजर्वेटिव जो उस वक्त अंपायर रहते थे या कंजर्वेटिव टेरिटरीज के जो लीडर्स थे जो बिल्कुल अपने यहां कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, इन्होंने वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया और फिर से फ्रांस में कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी इमर्ज हो जाती है और बर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर हो जाती है। अब ये पूरी कहानी को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे टू द पॉइंट। बात करें अगर आज के हेडिंग की, तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद एक बार फिर से फ्रांस में और यूरोप में कंजर्वेटिज्म एरा शुरू हो रहा है। लिखा है कि द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 के बाद आफ्टर 1815 हम पढ़े हैं बैकग्राउंड कि नेपोलियन कैसे आया, नेपोलियन ने क्या किया, सिविल कोड लाया, नेपोलियनिक कोड लाया। उसके बाद 1815 यानी 1850 में नेपोलियन को भी क्या कर दिया जाता है? डिफीट कर दिया जाता है बाय द कंजर्वेटिव रिजीम्स यानी प्राइवेट कंट्री के द्वारा। अब ये जो आते हैं गवर्नमेंट, यहां पर फिर से जो यूरोपियन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, वहां पे फिर से कंजर्वेटिज्म वाली आइडियोलॉजी फिर से इमर्ज होना शुरू होती है। अब वो क्या क्या प्रोसेस है, उसमें कैसे नेस्लियम को कैसे इमर्ज करने में मदद किया, उन सभी एस्पेक्ट की। तो लिखा है कि कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, the social hierarchy, property and the family should be preserved। ये आइडियोलॉजी है। अगर कोई आपसे पूछे कि कंजर्वेटिव किसे कहते हैं या कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के अंतर्गत थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और लिखने के लिए वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि कंजर्वेटिव ये बिलीव करते थे, उनका ये मानना था, उनका ये विश्वास था कि जो एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित क्या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, यानी स्टेट्स और सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से जो इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश है, लाइक दैट मोनार्की, लाइक दैट चर्च, लाइक दैट सोशल हायरार्की, लाइक दैट प्रॉपर्टी और फैमिली, इन सभी को हटाना नहीं चाहिए, इनको प्रिजर्व करना चाहिए। यानी कि समाज में जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसको आपको अपोज नहीं करना है, उसको आपको हटाना नहीं है, बल्कि ये जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक दैट मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, इन सभी को आपको प्रिजर्व करना चाहिए, इनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिव की, रूढ़िवादी आइडियोलॉजी से ग्रसित व्यक्ति की। वो चाहता है कि कोई चेंजिंग समाज में न हो, नो चेंज अकर इन अ सोसाइटी, समाज में कोई भी परिवर्तन ना हो। अब हम ये जान गए ये कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी है, ये हमने देख लिया यूरोप में परिवर्तन हो चुका है। कब? आफ्टर 1850। उसकी पहले का बैकग्राउंड क्या है कि यूरोप में मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करती थी। उसके बाद आते हैं जैकोबिन क्लब, फिर आती है डायरेक्टरी, फिर आते हैं नेपोलियन, और नेपोलियन के बाद फिर से फ्रांस में मोनार्की फिर से स्टेब्लिश हो जाती है और उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है कि मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज।
अब देखिए समाज में, यूरोपियन सोसाइटी में फिर से कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी आ चुकी है, लेकिन अब जो है कंजर्वेटिव लोगों का, जो कंजर्वेटिज्म वाले आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनकी थिंकिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो थोड़ा सा आपकी बार चेंज है। क्या चेंज है? वो चाहते हैं कि प्री रिवोल्यूशनरीज डेज, प्री मतलब पहले, प्री रिवोल्यूशनरीज डेज जो क्रांति हुई थी कब? 1789 के पहले का जो समय था, यानी कि जो सबसे पहले रिवोल्यूशन हुआ था 1789 में, यानी 1789 में, उसके बाद रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बन गई थी, उसके पहले मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी फ्रांस में। तो वो नहीं चाहते थे कि आपने मोनार्की को हटा दिया और रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्टेब्लिश कर दिया। तो अब ये नहीं कि अब ये फिर से कंजर्वेटिव आ गए तो वो सोच रहे कि फिर से मोनार्की वाला सिस्टम हूबहू जो पहले था सब कुछ वैसा हो जाए, वो ऐसा भी नहीं चाहते थे। इसका मतलब क्या है? मिक्स्ड थिंकिंग हमें देखने को मिल रही है कि अधिकतर जो कंजर्वेटिव व्यक्ति थे वो ये सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? वो इस प्रस्ताव पे सोच रहे थे और कह भी रहे थे कि डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी। वो एक ऐसे सोसाइटी के लिए प्रपोजल नहीं रख रहे थे जो सोसाइटी प्री रिवोल्यूशनरीज हो, जैसा क्रांति के पहले हुआ था 1789 के पहले वाले समाज में। वो खुद भी रिटर्न नहीं होना चाहते थे। मतलब कि वो कहते थे कि रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, जो भी चेंज नेपोलियन के द्वारा इनिशिएट लिया गया, जो भी चेंज नेपोलियन के द्वारा किए गए फ्रांस में, ऑल ओवर द यूरोप में, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। वो कहीं ना कहीं कह रहा है दैट मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकीकरण, जो नेपोलियन ने बड़े और प्रभावकारी जो चेंज किए, परिवर्तन किए फ्रेंच सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटीज में, यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को बोला जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, ये सारी चीजें, ये आपको पता हो गया होगा। तो जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, कहीं ना कहीं जो नेपोलियन ने परिवर्तन किया है, अगर उस परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुड स्ट्रेंथन, इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। वो कहीं ना कहीं हमारी इस व्यवस्था को, किस व्यवस्था को? जो फिर से मोनार्की स्टेब्लिश हो गई है, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं और मजबूत करेगा। मतलब एक बार फिर से कंसोलिडेट करते हैं, कंजर्वेटिव रिजीम आपका 1815 के बाद समाज में आ चुका है, और जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम प्री रिवोल्यूशनरी डेज में फिर से नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि जो मेजर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जो इकोनॉमिक चेंजेस, जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन ने कर दिया, हम उसके साथ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, जो नेपोलियन ने इनिशिएट लिया है, वो कहीं ना कहीं फिर से हमारी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसी को ही कम से कम मजबूत करेगा। तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी कंजर्वेटिव कुछ इस तरीके सोच रहे हैं, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनका भाई समझ गए थे कि ये जो चीजें हैं, जो चेंजेस जो इनिशिएट नेपोलियन के द्वारा लिए गए, वो कहीं ना कहीं मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग किसको करेंगे? स्टेट पावर को, यानी राजा को और भी मजबूत करेंगे। जैसे कि मॉडर्न आर्मी, जो नेपोलियन ने मॉडर्न आर्मी बनाई, आधुनिक जो सेना बनाई, जो इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही, जो कुशल नौकरशाही, जो व्यवस्था को चलाने, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग बोलते हैं, वो जो इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनाई, जो मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न आर्मी बनाई, डायनामिक इकोनॉमी, बड़ी ही मूव करती हुई, गति करती हुई अर्थव्यवस्था, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, जो नेपोलियन ने फ्यूडलिज्म को, सामंतवादी व्यवस्था को खत्म किया, एंड सॉफ्टडम, जो गुलामी, यानी सॉफ्टडम आप जानते होंगे दासत्व वाला सिस्टम है, एंड कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। ये सारे परिवर्तन को हम लोग खत्म खुद भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो परिवर्तन नेपोलियन ने किया है, ये कहीं ना कहीं फिर से अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप को क्या करेगी? स्ट्रेंथन करेगी, ये और मजबूत करेगी। मतलब एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं, एक एक लाइन को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को टू द पॉइंट समझ रहे हैं। जो कंजर्वेटिव रिजिम है वो कह रहे डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो नेपोलियन ने परिवर्तन किया है उससे कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है वही मजबूत होगी, अगर हम उसको साथ लेके चलते हैं तो। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो चेंज हुए हैं इससे कहीं कि स्टेट पावर ही स्ट्रेंथन होगी, इफेक्टिव होगी, स्ट्रांग होगी, क्योंकि नेपोलियन जो मॉडर्न आर्मी बनाया है अब उसका यूज हम करेंगे, नेपोलियन ने जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनाई है उसका यूज अब हम करेंगे, तो हमारी व्यवस्था ही तो मजबूत होगी। और डायनेमिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ
फ्यूडलिज्म, सर्फडम्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप है जो दोबारा स्टेब्लिश हुई है उसको मजबूत ही तो करेगी, उसके साथ ही हम लोग चलते हैं। तो हम उन सभी परिवर्तन को नहीं खत्म कर देंगे, लेकिन जो उसने बहुत शानदार इनिशिएट लिया है उसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये कंजर्वेटिव फिर से सोच रहे हैं, ऐसा प्रपोजल उन्होंने रखा। यानी कि ये जो आपकी थिंकिंग है किसकी है, कंजर्वेटिज्म की, कंजर्वेटिव लोगों की, जो फिर से स्टेब्लिश हो चुके थे आफ्टर द 1850s। यानी कि लिख रहा है कि इन 1815 representative of the European power like that Britain, Russia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, meet at Vienna to draw up the settlement of Europe. प्रैब कंट्री, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रैब कंट्री आपको याद करना पड़ेगा। प्रैब कंट्री यानी कि प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चार देशों ने क्या किया, यूरोपियन पावर ने क्या किया, कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, साथ मिलकर नेपोलियन क्या कर दिया, हरा दिया, नेपोलियन को हरा दिया। और फिर से यूरोपियन सोसाइटी में कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फिर से रिस्टोर कर दिया। और ये फिर से जब उसको हरा लेते हैं तो मीट एट वियना, ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, वहां पे मिलते हैं सेटलमेंट के लिए। किसके लिए, अब यूरोप में अब आगे कैसे क्या होगा, इन सब चीजों के लिए अब ये देश आपस में बैठते हैं वियना में। और इस बैठक को हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ट्रीटी ऑफ वियना के यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में आपके बनते हुए में देखने को मिल जाते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में हुआ था। इस कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, ये नाम आप याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर है। चूंकि मीटिंग कहां हो रही थी, ऑस्ट्रिया में होती, वियना में हो रही थी, और इसलिए उस मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा था, ड्यूक मैटरनिक। कौन, ड्यूक मैटरनिक। और ये आपका यहां पे द डेलीगेट्स आर ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट द यूरोपियन ड्यूरिंग द नेपोलियन वार्स। नेपोलियन वार के ड्यूरिंग में, नेपोलियन वार के दौरान में जो जो परिवर्तन नेपोलियन ने किया है उनको क्या करना, अंडो करना। क्या करना, अंडो करना, अनडूइंग लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द चेंज दैट हैड कम, जो जो परिवर्तन आए हैं कहां पे, यूरोप्स में, किसके समय में, नेपोलियन वार के समय में, उनको क्या करना, अंडो करना। और उन पे कैसे कैसे काम करना, इन सभी के लिए वियना में एक मीटिंग होती है 1815 में। और इस मीटिंग में ये लोग बैठते हैं, सभी कंट्रीज जितने भी कंजर्वेटिव रीजन थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। और यहाँ पे इस मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक। So the Bourbon dynasty which had been deposed during the French Revolution, हम जानते हैं कि 1774 में लुई 16 बैठे थे और 1789 में उनकी पत्नी सहित उनको क्या कर दिया जाता है, देश गद्दी से हटा दिया जाता है। और तमाम चीजें आप कहानी 9th में रिकॉल कर सकते हैं। अब वहां पे बर्बन डायनेस्टी क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। लेकिन चूंकि अब ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत अब ये चीज कर दिया गया कि जो जो परिवर्तन उसने किया है उसको हम लोग अंडो करेंगे, उसको हम फिर से रिस्टोर करेंगे। यानी बर्बन डायनेस्टी फिर से फ्रांस में क्या हो चुकी है, जो कि डिपोज कर दी गई थी किसके समय, फ्रेंच रेवोल्यूशन समय, वाज रिस्टोर्ड। अब उसको क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, फिर से स्थापित कर दिया गया टू पावर। एंड फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैड एनेक्ट अंडर द नेपोलियन। और फ्रांस ने जब उस पे नेपोलियन शासन कर रहा था फ्रांस पे, उस वक्त नेपोलियन ने जिन जिन टेरिटरीज को एनेक्स किया था, अधिग्रहण किया था, कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, उन सभी टेरिटरीज को फ्रांस ने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, खो दिया। यानी जितने जितने क्षेत्र पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया था अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, उन सभी चीजों को भी उसने क्या कर दिया, खो दिया फ्रांस ने। क्यों, क्योंकि अब नेपोलियन हार चुका है और वहां पे कंजर्वेटिव रिजिम स्टेब्लिश करने का पूरा प्रयास चल रहा है, जिसके लिए बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में फिर से रिस्टोर कर दिया गया। एंड A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in the further। जैसा कि अपने क्लास 9th में पढ़ा था, जर्मनी के बाद, जर्मनी जब हार जाता है तो उसके बाद उसके फर्दर एक्सपेंशन को, कि जर्मनी फिर भविष्य में कभी आगे न बढ़ पाए, बहुत ज्यादा अपनी सीमा को विस्तारित न कर पाए, सीमा को बड़ी बढ़ा ना पाए, इसके लिए जर्मनी के बॉर्डर पे तमाम स्टेट्स को, तमाम टेरिटरीज को, तमाम कंट्रीज को स्टेब्लिश कर दिया गया कि फर्दर एक्सपेंशन उसका ना हो पाए। उसी तरीके से फ्रांस भी, फ्रांस की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसको प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, भविष्य में फिर से फ्रांस एक्सपेंशन न कर पाए, इस चीज को रोकने के लिए अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप, तमाम स्टेट्स को उसके बाउंड्री पे क्या कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, जिससे कि वो फर्दर एक्सपेंशन न कर पाए। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड which included Belgium was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south।
अब ये पॉइंट बता रहा है कौन कौन से बाउंड्री पे आए, कौन कौन कितने क्षेत्र पे नेपोलियन ने कब्जा किया था, उसको कौन ले गया, कौन, मतलब लूटा पार्टी मची हुई है कुल मिला जुला के फ्रांस में और पूरे ऑल ओवर द यूरोप में। तो यहाँ पे जैसे कि जब बाउंड्री पे अलग अलग जो है स्टेट्स को स्टेब्लिश करने का मामला चल रहा है, तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें कि बेल्जियम भी इंक्लूड था, बेल्जियम भी इंक्लूड था। जैसे कि आप मैप को अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैप को जब शुरुआत में आप इसके देखते हैं कि यूरोप के, तो यूरोप के जब मैप को देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रांस दिखेगा, यहाँ पे आपको फ्रांस दिख रहा है, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और यहीं पे कोने में बेल्जियम। इसकी बाउंड्री पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड को क्या कर दिया गया, स्टेब्लिश कर दिया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यानी कि मैप को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग कुछ कॉन्सेप्ट आपके बेसिकली क्लियर हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि फ्रांस की बाउंड्री पे क्या स्टेट्स को सेटअप करने की व्यवस्था अब क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, जिसके लिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें कि क्या था पहले बेल्जियम तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ही तो अलग हुआ है, तो वो उसके बाउंड्री पे सेट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद वह सेटअप इन द नॉर्थ, कहां पे सेट किया गया, नॉर्थ में। और जेनेवा वाज एडेड टू पिडमांट इन द साउथ, जेनेवा को ऐड किया गया पिडमांट के साथ, कहां पे, साउथ में, यानी नॉर्थ में इसको किसको, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें कि बेल्जियम इंक्लूड था, और साउथ में जेनेवा को ऐड कर लिया गया पिडमांट के साथ, साउथ में। फ्रांस की बॉर्डर की बात कर रहा है। एंड प्रशिया की बात करें तो प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, प्रशिया को क्या दे दिए गए, उसके वेस्टर्न फ्रंटियर पे यानी वेस्ट एरिया में नए नए टेरिटरीज को दे दिए गए। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्दर्न इटली, मतलब जिन जिन क्षेत्रों पे नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था उन सभी क्षेत्रों को नेपोलियन के हारने के साथ ही फ्रांस ने खो दिया, और उस सभी क्षेत्रों पे ये प्राइवेट कंट्री अपना अपना कंट्रोल जो जितना चाह रहा है उतना ले रहा है। यानी कि ऑस्ट्रिया वाज गिवन टू कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, यानी नॉर्दर्न इटली पे कंट्रोल किसका हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। वेस्टर्न फ्रंटियर पे नए नए टेरिटरी किसको मिल गई, प्रशिया को मिल गई, जर्मन कॉन्फेडरेशन को। लेकिन इन सभी बंटवारे के बाद अगर कहा जाए तो जर्मन कॉन्फेडरेशन, जिसमें कि 39 स्टेट को बनाया गया था सेटअप बाय नेपोलियन, वो लेफ्ट अनटच, उसको नहीं छेड़छाड़ किया गया, उसको रहने दिया गया। देखिए परिवर्तन जो उनके लिए अच्छे थे उनको तो उन्होंने अंडो नहीं किया, लेकिन बाकी जो चीजें थी उसको वो एनेक्स करते गए, लेते गए, और फ्रांस अपना खोता गया। तो जो जो अच्छी चीजें उनको लगी कंजर्वेटिव रिजिम्स को, उनको तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, बाकी जो चीजें उनको नहीं लगी उन सभी को अपने आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। तो नेपोलियन ने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को बनाया था उसको छोड़ दिया गया, जैसे था वैसे ही। ईस्ट की बात करें तो रशिया वाज गिवन पार्ट्स ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया। एंड प्रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, यानी सैक्सोनी के पोर्शन को किसको दे दिया गया, प्रशिया को, यानी पोलैंड रशिया को, पोलैंड के पार्ट को रशिया को दे दिया गया। सैक्सोनी पोर्शन ऑफ सैक्सोनी को किसको दे दिया गया, प्रशिया को। मतलब पूरा बंटवारा धड़ल्ले चल रहा है, कुल मामला ये टोटल चल रहा है। सो द मेन इंटेंशन वाज रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियंस एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब इसका मतलब आप समझ चुके होंगे इस पूरे कार्यों को जो किया जा रहा है कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा, उसका जो मेन इंटेंशन है, जो मेन मुख्य इरादा है, वाज टू रिस्टोर द मोनार्की, यानी कि फिर से मोनार्की को स्टेब्लिश करना, मोनार्कियल सिस्टम, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को फिर से ऑल ओवर द यूरोप में स्टेब्लिश करना। जैसे कि फ्रांस में मोनार्की खत्म हो चुकी थी, फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया गया, स्टेब्लिश कर दिया गया। यानी कि रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जिस नेपोलियन ने मोनार्की को उखाड़ कर फेंक दिया था, उस नेपोलियन के द्वारा की गई इस एक्टिविटी को फिर से रिस्टोर करना। यानी कि इस पूरे जो सिस्टम, ये जितनी एक्टिविटीज चल रही, चाहे ये हो गई, इन पूरी एक्टिविटी का जो मेन इंटेंशन है कि किसी तरीके से मोनार्की को फिर से रिस्टोर करना, जिसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था बाय नेपोलियन, और क्रिएट करना एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और फिर से एक नया रूढ़िवादिता, यानी कि जो मोनार्कल सिस्टम, जो ट्रेडिशनल सिस्टम वाला जो व्यवस्था है, क्रम है, उसको फिर से स्टेब्लिश करना ऑल ओवर द यूरोप में, ऑल ओवर द फ्रांस में। तो ये हमने देखा। तो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव रिजीम आपका सेट हो चुका है 1815 के बाद, और ये कभी भी, अब सोचिए जब राजा महाराजा फिर से आ जाएंगे फ्रांस में और ऑल ओवर द यूरोप में, तो कैसे उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनका जो नेचर क्या है, आप अच्छे से जानते हैं। क्या है कि वो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, किसी प्रकार की आलोचना को वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ना ही वो करते हैं।
एंड डिसेंट, किसी भी प्रकार के डिसेंट को, क्रिटिसिज्म को वो टॉलरेट नहीं कर सकते, सहते नहीं। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो भी ऐसे क्वेश्चन यानी उनकी लेजिटिमेसी को, किसकी लेजिटिमेसी को, मोनार्की को, मोनार्की की किसी भी प्रकार के लेजिटिमेसी को जो भी लोग भी क्वेश्चन करते हैं, उस सभी चीजों को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उन सभी चीजों को वो कभी भी टॉलरेट नहीं करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर उनके खिलाफ होता है, उनकी लेजिटिमेसी को लेकर होता है, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, ऐसी एक्टिविटीज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म को, किसी प्रकार की जो लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन है, किसी प्रकार के एक्टिविटीज है, उन सभी चीजों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप, जिसकी वजह से अधिकतर ऐसी चीजों पे सेंसरशिप लगा दिया गया। सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति को दबा देना। लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, जो क्या क्या न्यूज़पेपर में कही जा रही हैं, बुक्स के थ्रू कही जा रही हैं, प्लेज एंड सॉन्ग के थ्रू कही जा रही हैं, और रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएशन विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसी सभी विचार जो रिफ्लेक्टेड हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, प्रेरित हैं, लिबर्टी के, फ्रीडम की, ऐसी तमाम जो बातें अगर बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर हो रही है, तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉ, उस पर सेंसरशिप लॉ को क्या कर दिया गया? इम्पोज कर दिया जाता था, थोप दिया जाता था। और कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर में कहा जाता था उसको भी क्या किया जाए? कंट्रोल किया जा रहा है। बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, प्लेज में, सॉन्ग में, ऐसी सभी चीज़ों पे पूरी तरीके से कंट्रोलिंग करना शुरू कर दे रही है गवर्नमेंट। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं तो वो चीज़ें जंप करके सामने आती है। सो ऐसे सभी जो आइडिया रिफ्लेक्ट होते थे लिबर्टी और फ्रीडम, जो कि एसोसिएटेड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, उन सभी चीज़ों को दबाने का प्रयास चल रहा है। किसी प्रकार के क्रिटिसिज्म को रोकने का प्रयास कर रहा है, किसी प्रकार के न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग के माध्यम से कुछ भी ऐसा कहा जा रहा तो उस पर रोकने के लिए सेंसरशिप लॉ को जो है इम्प्रूव कर दिया गया। मतलब किसी भी प्रकार से वो रिवोल्यूशन फिर से क्रिएट ना हो, ऐसी सभी तमाम परिस्थितियों को रोकने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा, उस वक्त की गवर्नमेंट यानी कि कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा करने का प्रयास चल रहा है। बट हम जानते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरी है, जो यादें हैं, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरी है, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू द इंस्पायर लिबरल, वो लगातार लिबरल्स को, लिबरल कौन है आपको पता है? मिडिल क्लास की जो आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म, ये जस्ट हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था, उसी के माध्यम से। तो जो लिबरल्स को इंस्पायर करती थी, क्या करती थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो यादें थी वो लिबरल्स को क्या करती थी? इंस्पायर करती थी कि नहीं, एक न एक दिन हम आज़ादी लेकर रहेंगे, क्योंकि एक बार हम लोग आज़ाद हो चुके थे। तो हमने पढ़ लिया अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिव लोगों ने कैसे अपनी व्यवस्था को स्थापित किया, कैसे फ्रांस ने अपनी सभी टेरिटरी को खो दिया, कैसे फिर से कंजर्वेटिव एरा वहां पे फिर से ऑल ओवर द यूरोप, फ्रांस में फिर से आ चुका है, और उसके बावजूद भी लिबरल इंस्पायर होते रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से, कहते हैं नहीं आज़ादी तो लेंगे। लेकिन इसके बाद एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं द रेवोल्यूशनरीज के माध्यम से। किसके माध्यम से? रेवोल्यूशनरीज के माध्यम से, कि क्रांतिकारी, अब क्रांतिकारियों का क्या रोल रहा है नेशनलिज्म को इमर्ज करने का इस परिस्थिति में। तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, अभी लिबरलिज्म क्या है, लिबरल नेशनलिज्म क्या है, लिबरल नेशनलिस्ट क्या है, इन तीनों का हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप इसको जो प्रीवियस सेशन में जाके देख सकते हैं। हम जानते हैं कि 1815 के बाद एक समय शुरू होता है फियर ऑफ रिप्रेशन का, भय का, कि किसी दबा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, रिप्रेस कर दिया जाएगा। ऐसी तमाम डरे चारों तरफ माहौल, जो कंजर्वेटिव रिजिम आ चुकी है, और जब आ चुकी है तो इसकी वजह से जितने भी लिबरल नेशनलिज्म थे या लिबरल नेशनलिस्ट व्यक्ति थे वो अंडरग्राउंड हो गए, वो छिप गए। क्या हो गए? छिप गए, क्योंकि भाई उनका रिप्रेशन हो सकता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को इमर्ज करना, फिर से नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी लोगों के अंदर डालना। तो इसके लिए इनको डर है कि कहीं अगर राजा कंजर्वेटिव जो व्यवस्था है वो हमको जान जाती है तो रिप्रेस कर देगी, जिसकी वजह से जितने भी नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और अंडरग्राउंड होकर ही सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू करते हैं। सीक्रेट सोसाइटी मतलब